A very good morning to all of you guys. Very good morning बच्चा. भाई आज मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा बच्चा एक वीडियो मैंने कल आप लोगों को सेंड करा था आपके ग्रुप में. ये जो 10 एजुकेशनल रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको लाइफ में फॉलो करना बच्चा. इट इज अ वेरी गुड रूल्स विच नीड्स टू बी फॉलोड. अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो, ठीक है, मतलब दैट पर्टिकुलर वीडियो शोज 10 एजुकेशनल रूल्स. उसमें हर एक में एक हिडन मीनिंग है. सो आई विल रेकमेंड दैट ऑल ऑफ यू शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल्स गाइस. वो जितने भी हमारे एजुकेशनल रूल्स हैं जो मैंने आपको 10 वहां पे दिए हैं उसको प्लीज फॉलो करिए. सो बच्चे छोटा सा जरा दिमाग में रखना भाई, वो आपको जो 10 कमांडमेंट्स दिए हैं वो फालतू के नहीं है, वो बहुत बढ़िया है. चलिए वी आर स्टार्टिंग विद अमालगमेशन ऑफ कंपनीज नाउ. अमालगमेशन ऑफ कंपनीज बच्चा एक ग्रुप 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और जैसे हमें डाउट होता है सर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, यहां पर ऐसा कोई डाउट नहीं है. आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा नहीं. आई नो यू हैव अ टेस्ट ऑफ ऑडिट एंड ऑल दैट. सो आज हम सिर्फ इसका क्या करने वाले, इंट्रोडक्शन. अगर तो बच्चे ये सोच के बैठे हैं सर कि ये हो सकता है ये टॉपिक से क्वेश्चन आए या ना आए, बेटा इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखो. पहले ये टॉपिक ग्रुप 1 में भी होता था, आपको बता देता हूं. अब उन्होंने क्या करा भाई, ये टॉपिक जो है सिर्फ ग्रुप 2 में कर दिया. एज पर द न्यू सिलेबस दिस टॉपिक इज नाउ ओनली इन ग्रुप 2, नॉट इन ग्रुप 1. पहले ये दोनों में होता था, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ. सो वी हैव अ हेडिंग अमालगमेशन ऑफ कंपनीज. देखिए अमालगमेशन ऑफ कंपनीज जो टर्म है आपको मैं क्लेरिफाई कर दूं, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और इसके नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाना, बिकॉज नोट्स जो हैं वो बहुत रेलेवेंट होंगे इसके. और एक बात मैं पहले लिख रहा हूं बेटा, ये श्योर शॉर्ट टॉपिक है. श्योर शॉर्ट का मतलब हो गया जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या पता इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ना आए, छोड़ जाए ये छोड़ जाए. नहीं भैया, ग्रुप 2 के अंदर बच्चा एडवांस अकाउंट्स में इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, पहले से बता रहा हूं. सो अमेलगमेशन को हम लोग 3 टर्म्स में डिवाइड करते हैं. एक तो चलो सिंपल टर्म हो गई जिसको हम कहते हैं अमेलगमेशन. एक टर्म हमारी होती है जिसे कहते हैं अब्जॉर्प्शन. क्या होती है बच्चा, अब्जॉर्प्शन. और एक हमारे पास टर्म होती है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो ये बेसिकली 3 टर्म्स हम लोगों ने यहां पे यूज करनी है. अब पहले आप लोगों को थोड़ा इसका मीनिंग समझाता हूं कि अमालगमेशन, अब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है. क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अब भाई अमालगमेशन क्या है पहले समझो. सपोज कर लीजिए वी हैव 2 कंपनीज, लाइक सपोज एक एक्स है और एक वाई है, 2 कंपनीज है, राइट. अब दोनों कंपनीज, जरा गौर करिएगा भाई, दोनों कंपनीज मिली और उन्होंने एक नई कंपनी बना ली एक्स वाई लिमिटेड. इसमें रूल क्या होता है कि एक्स विल ऑल्सो गेट लिक्विडेटेड. LIQ मीन्स लिक्विडेटेड, मतलब एक्स भी बंद होगी, वाई भी बंद होगी, दोनों बंद होगी, उसके बाद एक नई कंपनी क्रिएट होगी. दैट इज कॉल्ड एज अमालगमेशन. सो both the companies will shut down and then a new company will form. This is called as amalgamation, right? But we have a very good term out here which is called as absorption.
अब भाई मुद्दा ये है कि सर अब्जॉर्प्शन क्या चीज होती है? बेटा अब्जॉर्प्शन का सीन ऐसा है, सपोज कर लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, बड़ी कंपनी है, बिग कंपनी, सपोज कर लो ये बड़ी कंपनी है। इसने क्या करा, इन्होंने टेक ओवर कर लिया एक छोटी कंपनी है वाई लिमिटेड को, अ स्मॉल कंपनी। इन्होंने वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। अब इस केस में एक छोटी सी बात याद रखना, इसमें सिर्फ वाई लिमिटेड विल गेट लिक्विडेटेड, सिर्फ वाई लिमिटेड लिक्विडेट होगा, एक्स नहीं। एक्स एक कंपनी है जिसका एग्जिस्टेंस एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चा ये टॉपिक मैं बहुत स्लोली कराऊंगा तो सारे बच्चे बड़ा बड़े ध्यान से देखना बेटा इसको। तो याद रखना बच्चा, इसमें क्या है कि एक्स एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। ठीक है भाई। एंड देन वी हैव एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स लिमिटेड करके पुरानी कंपनी थी, वो कंपनी लिक्विडेट होती है और अपना नाम वगैरह चेंज करके, नेम वगैरह चेंज करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेम रहते हैं, नेम वगैरह चेंज करके एक उन्होंने दूसरी कंपनी बना ली ए लिमिटेड। यहां पर याद रखना, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जिसमें आपके पास एक पुरानी कंपनी ही अपना नाम वगैरह चेंज करके नई कंपनी क्रिएट कर लेती है। जैसे आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, हमारे इंडिया में भी टिकटॉक बैन हो गया। अभी वो होगा क्या मैं आपको बताता हूं। आप लोग का फेवरेट जिसमें सारे वेले जो खड़े होके वहां पर वीडियो बना रहे होते थे अपने, दे दनादन टिकटॉक पे वीडियो, पागलों की तरह सड़कों पे खड़े होके डांस कर रहे हैं, टिकटॉक में डाल रहे हैं। सब आप में से भी बहुत सारे वेले होंगे उसमें। टिकटॉक बैन हो गया बेटा, अब वो क्या करेगा, वो टिकटॉक का नाम चेंज करेगा, एक नई कंपनी फॉर्म करेगा और वो लिख देगा मेड इन इंडिया, और वो सारे हम बेवकूफ लोग उसको डाउनलोड करके फिर से उसमें वीडियो बनाने शुरू कर देंगे। क्या करा उसने, उसको पता यार अभी इंडिया में बैन है, तो नई कंपनी क्रिएट कर दी। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, so this is called as amalgamation of companies which has three process. So what is amalgamation, absorption and external reconstruction? बच्चा इसको समझने के लिए मैं अब तीनों के आपको मीनिंग लिखवा रहा हूं। भाई साहब जो मेरे थ्योरी नोट्स है ना, आपको आजीवन काम आएंगे, संभाल के रखना। ये बच्चों को मैं क्लास में लिखवाता हूं थ्योरी इसकी, क्यों, पहले से बता रहा हूं। भाई ये पहले से सुन लो, थ्योरी क्या लिखवा रहा हूं आपको, अच्छी तरह सुन लो मेरे दोस्त। मैंने अमालगमेशन के चैप्टर के साथ बड़ा बड़ा लिख लो, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 भी कवर करा देना है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो मेरे भाई, जैसे कल मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे सर, वो बच्चे पूछ पूछ रहे थे सर हमने AS3 करा है। फिर बच्चों को याद आएगा सर हमने ये फलाना AS करा है, वो मैं चैप्टर के साथ ही कवर करा देता हूं। जैसे AS3 मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ कवर करा दिया, इसी तरीके से अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के साथ मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 करा दूंगा, अलग से नहीं कराऊंगा। राइट, तो सारा इसके नोट्स इसी में कवर हो जाएंगे आपके। बाद में मत पूछना भाई करा है कि नहीं करा, तो आप लिख लीजिए दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज हमारा अमालगमेशन, पहली टर्म हमारी अमालगमेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा लिख लो बच्चा, कॉपी तैयार और लिखना शुरू। इट इज यूज्ड when two or more existing companies
when two or more existing companies go into liquidation a new company is formed. A new company is formed to take over their business. To take over their business मतलब क्या करा भाई? दो या उससे ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज लिक्विडेशन में चली गई. एक नई कंपनी फॉर्म हो गई. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दो कंपनीज हो, ये भी आपको बता दूं. हो सकता है भाई वहां पर ये भी पॉसिबल है. सपोज कर लो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, तीन कंपनीज हो, तीनों मिलके एक नई कंपनी बन रही है ए लिमिटेड. मतलब दो या उससे ज्यादा कंपनीज होंगी, ये गारंटीड है. सो दिस इज कॉल्ड एज अमालगमेशन. नाउ व्हाट इज अब्जॉर्प्शन? इसकी भी डेफिनेशन लिख ले सर. दोस्त इसके नोट सारे अच्छी तरह बनाना. मैं बार बार कह रहा हूं आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे. लाइफ लॉन्ग क्यों बोल रहा हूं सर? बेटा ये सेम चैप्टर आगे बीकॉम वगैरह में काम आ जाता है. बाद में नोट्स पे ढूंढते फिरोगे. जैसे जैसे आप बीकॉम में आगे जाओगे आपको बीकॉम में भी ये चैप्टर काम आ जाएगा. अब्जॉर्प्शन. The term absorption is used when one or more existing company goes into liquidation and another company, हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में बिग कंपनी, याद रहेगा, takes over its business. तो यहां पर आपके पास टर्म क्या है? another company takes over its business. This is basically called as absorption. राइट. सो कहानी वही है कि एक बड़ी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आजकल देखें, आजकल बेटा हर जगह क्या चल रहा है? जियो 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 जियो. जियो कौन है? बिग कंपनी. जियो ने सपोज कर लो भाई कोई छोटी सी कंपनी है. फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए एक किसी बंदे ने स्टार्टअप स्टार्ट करा है. फॉर एग्जांपल जियो ने क्या करा? उस एक्स लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर कर लिया. जियो टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड कंपनी, उसको खरीद लिया. अब जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी थी. फ्लिपकार्ट अब सारी की सारी चाइनीज कंपनी है. चाइना ने खरीद लिया फ्लिपकार्ट के मैक्सिमम शेयर्स, तो टेक ओवर हो गया. तो दैट इज बेसिकली अब्जॉर्प्शन. ओके. तीसरा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. बच्चा रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है, पहले से क्लैरिफाई कर दूं. एक होगा एक्सटर्नल, एक होगा इंटरनल. इंटरनल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. इंटरनल जैसे टर्म आपने यूज कर ली है जिसको हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल्स भी बोलते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दैट, अगर बच्चों को याद होगा तो. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड when one existing company
goes into liquidation, goes into liquidation. A new company is formed. To take over its business. मतलब यार ये एक्चुअली सिंपल सी बात करें तो ये कंपनी का एक प्रोसेस है अपनी इमेज बचाने के लिए. मैंने आपको टिकटॉक का बेस्ट एग्जांपल दिया. तो ये बेसिकली क्या है बच्चा, ये एक कंपनी का प्रोसेस है अपनी इमेज को सेफगार्ड करने के लिए. तो बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल है टिकटॉक. तो इसमें होता क्या है भाई कि कंपनी अपनी इमेज बचाने के लिए नाम नूम चेंज कर, जैसे भी हमारे एक आपको पता भी हमारी कंट्री में एक बड़े फेमस पर्सनालिटीज हुआ करते थे. उनका नाम था मिस्टर मालिया. उन्होंने एक कंपनी बनाई थी किंगफिशर. अभी क्या किंगफिशर तो डूब गई. अब आप लोग क्या सोचते हो, कंपनी चल नहीं रही? चल रही भाई. अब किंगफिशर का जो बेसिक काम था वो था लिकर बनाना, शराब बनाना. अब उन्होंने क्या करा, नाम रख दिया यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड करके, ऐसे करके नाम रख दिया भाई. तो भाई वो क्या हो गया, कंपनी तो चली जा रही है. हाँ उसके हो सकता है भाई वहां पर जो उन्होंने बुक्स में शो कर दिया कि ये बंदे ने इसको टेक ओवर कर लिया, ये फलाने बंदे ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है, कंपनी की इमेज को चेंज करने के लिए नाम चेंज कर दिया. So that is called as external reconstruction. Right? जब सपोज कर लो लगता है यार कंपनी का रेपुटेशन खराब है तो फिर उसको नाम नूम चेंज करने के लिए भी गो फॉर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो पहले तो बेटा सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों को इसका मीनिंग क्लियर है, क्योंकि आगे से मैं इसके टर्म को यूज करूंगा, मीनिंग नहीं बताऊंगा. तो सारे बच्चे बड़ा फटाफट से बता दो मीनिंग क्लियर है सारे बच्चों को. अगर तो मीनिंग क्लियर है तो लिख दो मीनिंग क्लियर. कि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि अमेल्गमेशन क्या है, ठीक है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है. बड़ा मीनिंग क्लियर अगर है तो प्लीज लिख दीजिए मीनिंग क्लियर, क्योंकि आधी जनता को यही नहीं पता होता कि एक्चुअली में है क्या. जल्दी से बच्चा एक बार फटाफट से जवाब दे दो ताकि मैं आगे चल सकूं. थोड़ा सा रिप्लाई बच्चा फास्ट रखना कि मीनिंग शुड बी क्लियर. अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सिर्फ ना अभी ग्रुप वन के अकाउंट्स पे कंसंट्रेट करते हैं. बच्चा करो, बट सिलेबस दोनों का करना याद रखना. कल को एकदम धड़ से सारा सिलेबस जब सर पे चढ़ता है तो वो होता नहीं है. क्लासेस जरूर लगाते रहो, याद रखना क्लासेस जरूर लगाते रहो. अपनी लाइक सारे के सारे सिलेबस को जरूर कंप्लीट करना. बेशक आप नवंबर में सिर्फ ग्रुप वन दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना. सो बच्चा आई होप दैट एवरीबडी इज रिप्लाइंग बैक. आई होप दैट एवरीबडी इज रिप्लाइंग बैक. भाई ये देख लेना अगर यहां पर किसी की आईडी विजिबल होती है और वो बच्चा रिप्लाई बैक नहीं करता तो गड़बड़ है भाई. रिप्लाई बैक जरूर करिएगा. ओके okay. अब अगला मुद्दा क्या है सर? अगला मुद्दा बच्चा बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दैट इज कॉल्ड एज अमेल्गमेशन. जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है? तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अमेल्गमेशन कितने टाइप्स की होती है भाई. देखो अगर मैं आपसे टर्म यूज कर रहा हूं अमेल्गमेशन, तो अमेल्गमेशन में तीनों टर्म्स आ गई, याद रखना. कहने को हम अमेल्गमेशन बोलते हैं, मेरी बात को समझिएगा, बट उसमें तीनों टर्म्स कवर हो जाती है. वी से ओनली अमेल्गमेशन, यस वी से ओनली अमेल्गमेशन, बट उसमें टर्म्स तीनों कवर होती है. टर्म्स उसमें तीनों कवर होती है. जैसे मैं कहता हूं अमेल्गमेशन, अमेल्गमेशन बच्चा तीन तरह की होती है. अमेल्गमेशन बच्चा हमारे पास तीन तरह की होती है. सर तीन तरह की कौन कौन सी भाई? याद रखो, सबसे पहली आपके पास अमेल्गमेशन जो होती है उसको कहते हैं अमेल्गमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर.
क्या बोलते हैं, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। अब सर सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप आप यहां लिख रहे हो, हाँ जी बच्चा, सेकेंड टाइप यहां लिख रहे हैं, क्यों, तीन तरह की होती है, बट तीसरा टाइप आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से हटा दिया। आईसीए बोलता है जरूरत ही नहीं उसकी। इसीलिए हम लोग यहां पर स्टडी पर्पसेस के लिए सिर्फ दो तरह की अमालगमेशन करेंगे, ठीक है। सो ये बात याद रखना, एक हम लोग करेंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, एक करेंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। एक हम करेंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, एक हम करेंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। बस हमने ये दो तरह ही कवर करने हैं, याद रखना। तीसरा टाइप हम लोगों ने नहीं सीखना, क्योंकि दैट हैज बीन रिमूव्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अराउंड 6-7 साल पहले ही उसको रिमूव कर दिया था। सो अपने को नहीं, हमने सिर्फ दो पे फोकस करना है, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ परचेज। अब सर सबसे पहली बात, नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है। सो भाई एक अच्छी तरह से बात याद रखिएगा, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है। हम पहली बात सीख रहे हैं, नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है। व्हाट इज अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। पहले ये समझना, अगर हम बात करें नेचर ऑफ मर्जर की, तो याद रखना नेचर ऑफ मर्जर में होता है बच्चा 5 पांडव रूल। सर 5 पांडव रूल मतलब, मेरे भाई अगर ये 5 कंडीशंस मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, अगर पांचों की पांचों सैटिस्फाई हो जाती हैं तो वो नेचर ऑफ मर्जर है, याद रखना। सर पांचों की पांचों, हाँ जी बच्चा, 5 पांडव इकट्ठे थे तभी मजा था, तो याद रखना भाई, तभी उनमें शक्ति थी, तभी उनमें ताकत थी, तो याद रखना मर्जर भी तभी होगा जब पांचों की पांचों कंडीशन इकट्ठी होंगी। सो याद रखिए, मैं पहले से लिख रहा हूं भाई, अमालगमेशन is in nature of merger if it satisfies all। ये लो भाई, इतना बड़ा all लिख दिया, इससे ज्यादा नहीं लिख सकता। if it satisfies all the following conditions, तो दोस्त अगर तो ये सारी की सारी कंडीशंस को सैटिस्फाई करता है तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत है। पहला रूल, रूल नंबर 1, R1, वो क्या है, all the assets and liabilities ऑफ वेंडर कंपनी। बच्चा वेंडर कंपनी को मैं कई बार एक टर्म यूज करूंगा, ट्रांसफरर कंपनी। ये बात याद रखना बच्चा, मैं क्या टर्म यूज करूंगा, ट्रांसफरर। ट्रांसफरर का मतलब क्या होता है भाई, याद रखो, जो कंपनी बंद हो रही है, जो कंपनी बिक रही है, जो कंपनी भाई बिक रही है, जो कंपनी अपना बिजनेस क्लोज कर रही है। सो ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी, द ट्रांसफरर कंपनी becomes
after amalgamation becomes, after amalgamation, the assets and liabilities of परचेजिंग कंपनी का मतलब होगा, इसमें मैं टर्म यूज करूंगा ट्रांसफरी कंपनी। याद रखना बच्चा, इसके लिए मैं टर्म यूज करूंगा ट्रांसफरी कंपनी। मतलब सर मैं हर रूल का आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मीनिंग समझाऊंगा, ताकि आपका रूल जो है आपके दिलो दिमाग में बस जाए। आप जब आज मेरी क्लास के बाद उठोगे ना, तो आपको सपने में भी अमालगमेशन आएगा। मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा, ये वादा है। तो मेरे भाई सपोज कर लीजिए एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड करके दो कंपनीज बंद हो रही हैं और एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है, सपोज कर लो एक्स वाई लिमिटेड। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो एक्स लिमिटेड कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड वेंडर कंपनी है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफरर कंपनी। ये कौन सी है? ये भी वेंडर कंपनी है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफरर कंपनी, बिकॉज ये कंपनी बंद हो रही है। अब जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है उसको हम कहते हैं परचेजिंग कंपनी, जिसको कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी। अब मेरे भाई अगर आपको इस अमालगमेशन को मर्जर बनाना है, तो एक्स के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज और वाई की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज मस्ट बिकम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एक्स वाई। याद रखो, कोई छूटे ना। कहता मर्जर तब है जब सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो होते हैं वो उसमें आकर मर्ज हो जाए, मतलब उसमें आकर मिक्स हो जाए। राइट? तो एक्स के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज, वाई के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज मस्ट मर्ज इनटू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। राइट? तो दिस इज रूल 1। देन वी हैव रूल 2। समझते जाइएगा बेटा। रूल 2 सेज shareholders holding at least 90% of the face value, 90% of the face value of equity shares of transferor company, ब्रैकेट में लिखिए, other than equity shares already held immediately before amalgamation, other than equity shares already held immediately before amalgamation by transferee company। ये ब्रैकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट क्लोज, becomes equity shareholders of transferee company। अब सर ये कहानी क्या है?
लिख तो दिया दोस्त हमने, बट ये बेसिकली कहानी है क्या? गौर करना मेरे भाई। कहता है शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। सर 90%? यस मेरे बच्चा, 90%। तो बोलता है शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। अब ये ब्रैकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अमाल्गमेशन बाय ट्रांसफरी कंपनी बिकम्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। सर ये क्या बकवास है? बकवास बच्चा ये है, एग्जाम्पल जैसे शायद बच्चों को पता होगा, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता, एक बड़ा फेमस बैंक होता था, मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूं। एक बैंक होता था स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो, इंडिया में ज्यादा चला नहीं, बट आज भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसकी ब्रांचेस हैं। एक बैंक होता था ANZ ग्रिंडलेज बैंक। ये बड़ा मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं आपसे, मैं ANZ ग्रिंडलेज बैंक, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, इन लोग दोनों मिले और इन्होंने एक नया बैंक बना लिया, उसका नाम रखा उन्होंने ANZ स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, ऐसे करके नया नाम रख लिया। ऐसे करके दो बैंक होते थे, दोनों मिल गए, चलो ठीक है। बोलता मिल गए, अमालगमेशन है, मान लिया, बट मर्जर है कि नहीं है? बोलता मर्जर तब होगा कि जब सपोज कर लो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, सपोज कर लो, मान लो टोटल इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 1 लाख है। मान लो ANZ ग्रिंडलेज की जो फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर की, सपोज वो 70,000 है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 70,000 है सारे। बोलता है भाई इसके कम से कम 90,000 रुपए, ये रुपीस में बात कर रहा हूं मैं आपसे, इसके कम से कम 90,000 फेस वैल्यू के शेयर्स उसमें आके मिले, 90,000। और मेरे दोस्त इसके कम से कम 90% लोगे तो 63,000 के कम से कम, इसका 90% लोगे तो फेस वैल्यू के शेयर्स इसमें आकर मर्ज हो। मतलब कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्री फॉर अमालगमेशन। सिंपल सी बात करें तो 90% एग्री फॉर अमालगमेशन। सो भाई अगर 90% कम से कम एग्री करते हैं तो ही ये अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है। देखो वैसे तो अमालगमेशन 51% के ऊपर अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स टेक ओवर कर लिए तो अमालगमेशन से कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि आपने मेजॉरिटी होल्ड कर लिया। मेरी बात समझिएगा, आपको अमालगमेशन से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप अमालगमेशन को मर्जर बनाना चाहते हो, मर्जर, मेरी बात समझिएगा, तो उसके लिए कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स का होना जरूरी है। अच्छा, फिर इसमें एक ट्विस्ट और है, जो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया था उसका भी एग्जाम्पल सुनिएगा। इसमें एक ट्विस्ट और है मेरे दोस्त, जो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया था। ब्रैकेट में क्या लिखवाया था बच्चा, जरा अच्छी तरह समझना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है हमारी, जैसे आपको पता है भाई, बड़ी फेमस कंपनी आजकल जियो लिमिटेड। अच्छा, अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जियो लिमिटेड ने क्या करा भाई, ICM लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। मान लो एक छोटी सी कंपनी है फालतू सी, ICM लिमिटेड, जियो ने क्या करा भाई, ICM लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। अच्छा, अब अगर सपोज कर लीजिए ICM लिमिटेड के अंदर ICM के शेयर्स जो थे टोटल, वो सपोज कर लो 10,000 शेयर्स मार्केट में थे, ठीक है। उसमें से जियो ऑलरेडी होल्ड करता था बिफोर द टेक ओवर
जियो ऑलरेडी होल्ड करता था 2000 शेयर्स। चलो, अब जियो ने क्या करा, आईसीएम लिमिटेड को सारा टेक ओवर कर लिया। ठीक है, अब वो ये कहता है कि जियो ऑलरेडी 2000 शेयर्स होल्ड करता था। अब जो आपने 90% करना है ना बच्चा, तो आपने 90% करना है बचे कुचे शेयर्स का, क्योंकि जो शेयर्स ऑलरेडी होल्ड करते हो उसका थोड़ी 90% करोगे। कितना 90% देखना है, जो शेयर्स तुम नहीं होल्ड करते हो। अगर तुम पहले से उस कंपनी में कोई स्टेक होल्ड करते हो, वो शेयर्स बाहर निकाल दो। इसलिए आप देखोगे, ये लैंग्वेज हम लोगों ने देखा, इस लैंग्वेज को समझिएगा। कहता है अदर देन इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अमेलगमेशन बाय ट्रांसफरी कंपनी। इस लैंग्वेज को पढ़िएगा, अदर देन इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी जस्ट बिफोर द अमेलगमेशन। सो जो ऑलरेडी होल्ड करते थे, हम उन शेयर्स को बाहर निकाल देंगे, याद रखना। सो यहां पर अगर मान लीजिए कंपनी 7200 शेयर्स होल्ड कर देती है, जो कि 8000 शेयर्स का 90% आता है, तो यस वो मर्जर है। अदरवाइज वो मर्जर नहीं है। चलिए पहले बात करते हैं बच्चा, क्या मेरे दोस्तों को R1 और R2 क्लियर है? देखो बच्चा, बच्चे रिस्पॉन्ड जरूर करना, बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है जो श्योर शॉट है। अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं करा, होशियारी मारी, आप नींद में रहे, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं बच्चों को बोल रहा हूं, मुझे हर एक बच्चे का रिस्पॉन्स चाहिए। लाइव क्लास का बेनिफिट ये होना चाहिए, रिस्पॉन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मैं देख रहा हूं कुछ ढक्कन लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, फिर भी रिस्पॉन्स करिए, कोई बात नहीं। R1 R2 क्लियर का मतलब होता है लिखना R1 R2। गुलगीत जी R1 R2 लिखिए साथ में। R1 R2 must be clear बच्चा, ये बात याद रखना, because I told you this is a very 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 important topic। मैं इसलिए ये टॉपिक अभी करा रहा हूं कि ये बाद में आपको इस पे टाइम ना लगाना पड़े। R1 R2 must be clear। If somebody is joining late, कोई बात नहीं बेटा, you must respond, कोई चक्कर नहीं है। ओके okay। अब जब R1 R2 क्लियर है, अब आ जाइए अब R3 पे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चा? कहता है द परचेस कंसिडरेशन। बेटा ये परचेस कंसिडरेशन जो है, अब आप क्या करें, इसके लिए टर्म यूज कर ले पीसी। सर पीसी, सर पंजाबी में इसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। कुछ हमारे पंजाबी बच्चे बैठे होंगे, सर पीसी नहीं, गलत बात नहीं करनी भाई। पीसी का मतलब यहां पर परचेस कंसिडरेशन, ये बात याद रखना। सो द परचेस कंसिडरेशन फॉर द अमेलगमेशन must be in the form of equity shares only, equity shares only, however cash can be given, however cash can be given for any fractional shares।
क्या मतलब भाई? पहले तो आप लोग को, आधे बच्चों को ये नहीं पता लगेगा सर पीसी क्या है, परचेज कंसिडरेशन क्या है। जरा अच्छी तरह मेरी बात सुनिएगा भाई, परचेज कंसिडरेशन क्या है, ये पीसी पीसी क्या है, ये पीसी पीसी अच्छी तरह मार्क करो भाई। देखो सिंपल सी बात है, सपोज कर लो, मान लो आज जियो लिमिटेड अगर आईसीएम लिमिटेड को टेक ओवर करता है, अगर हम बात करें वो टेक ओवर करता है, तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ नहीं होगा, डील होगी। यस सर, डील होगी। जियो विल पे सम अमाउंट टू आईसीएम लिमिटेड, तो दैट इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। इफ यू आर परचेजिंग सम कंपनी, जैसे अगर आप सपोज कर लीजिए, आज अगर हम बात करते हैं, फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज करा, तो व्हाट्सएप वाला जो फाउंडर था उसको फेसबुक ने काफी सारे पैसे दिए यार, तो वो परचेज कंसिडरेशन थी। तो जो अमाउंट उनके बीच में सेटल होता है दैट इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। तो बच्चा जो ऑब्वियसली जियो आपको अमाउंट पे करेगा वो हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। कहता है दैट परचेज कंसिडरेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आप मर्जर में चाहते हो तो मर्जर में बच्चा वो इक्विटी शेयर्स ही होने चाहिए। अगर आप मर्जर चाहते हो तो मर्जर में इक्विटी शेयर्स ही होना चाहिए और किसी फॉर्म में ना हो मर्जर। Merger must be in the form of equity shares only. But hold on. Hold on, my dear. Hold on. Just wait. Merger must be in the form of equity shares only. But याद रखिएगा मेरे बच्चा, इक्विटी शेयर्स के अलावा क्या होता है, कई बार सपोज कर लो उन लोगों ने बोला आईसीएम वालों को कि भाई आईसीएम जी आपको हम ना 2 लाख रुपए पे करेंगे आपके शेयर्स की वैल्यू, बट आपका जो एक शेयर है सपोज कर लो वो 16 रुपए का है, मतलब आपके एक शेयर की वैल्यू में रखी 16 रुपए, तो हम आपको कितने शेयर्स देंगे, हम आपको 2 लाख डिवाइडेड बाय 16, अच्छा सॉरी 16 मत ले, ऐसा कर ले इसको आप अप्रोक्सीमेटली फिर, हाँ फॉर एग्जाम्पल हम 14 ले लेते हैं, तो 14 लोगे तो वो क्या आना शुरू हो जाएगा, वो आएगा 14285.71 शेयर्स। अब ये क्या आना शुरू हो गया, फ्रैक्शन। तो वो क्या बोलेगा, बोलेगा दोस्त एक काम कर, तेरे को 14,285 के तो तेरे को हम इक्विटी शेयर्स दे देंगे। अब ये 0.71 शेयर्स कहां से लाओगे मुन्ना, तो बोलता है वो जो 0.71 शेयर्स है उसके बदले तुझे हम कैश पे कर देंगे। ये फंडा होता है। तो कई बार फ्रैक्शन में शेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो जब आप कंपनी का परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करोगे, याद रखना कई बार शेयर्स आएंगे फ्रैक्शन में। अगर आपने उनको पे इक्विटी शेयर्स में करना है करो, मनाही कोई नहीं है, बट जब डेसिमल में शेयर्स आने शुरू हो जाएंगे दैट डेसिमल पोर्शन हैज टू बी पेड इन कैश। बस वैसे कैश नहीं चाहता। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम लोग किसी और फॉर्म में पे नहीं कर सकते, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको मर्जर करना है तो आपको इक्विटी शेयर्स में पे करना है, नॉट इवन इन प्रेफरेंस शेयर्स। मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम किसी और फॉर्म में पे नहीं कर सकते, हम किसी भी फॉर्म में पे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंपनीज। बट मैं आपको कह रहा हूं अगर आपको मर्जर चाहिए, आपको 5 पार्टनर रूल चाहिए, तो 5 पार्टनर रूल के अंदर आपको इक्विटी शेयर्स में पेमेंट करना जरूरी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्या करोगे, उसको आप फ्रैक्शंस में ले आओगे, तो फ्रैक्शन में कैश पे कर दो। तो सारे बच्चे बेटा R3 याद रखेंगे, इसी हो गया भाई R4। अब R4 क्या है, कहते हैं द बिजनेस ऑफ transferor company
is intended to be carried on by transferee company even after amalgamation. सर क्या मतलब? मैं आपको बताता हूं. बोलता मर्जर है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मान लो भाई, एक कंपनी है लिप्टन टी लिमिटेड. इनका काम क्या है? चाय बनाते हैं. चाय मतलब घर पे चाय नहीं बनाते, चाय पत्ती बनाते हैं. एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड. ये भी क्या भाई? ये टी बिजनेस में है. दोनों कंपनी मिली और एक नई कंपनी फॉर्म हुई. उस कंपनी का नाम है मान लो लिप्टन बॉन्ड लिमिटेड. अब वो भी क्या कर रही है? वो भी चाय का बिजनेस ही कर रही है. उन्होंने कोई कपड़े का बिजनेस थोड़ी शुरू कर लिया. तो कहते हैं मर्जर तभी होगा जब आप आगे जो बिजनेस ट्रांसफरर कंपनी कर रही थी, मतलब जो वेंडर कंपनी बिजनेस आगे कर रही थी, तुम उसी बिजनेस को आगे चलाई जाते हो. बिजनेस मस्ट बी सेम. तो याद रखना, इसका सिंपल सा फंडा है, सेम बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय द न्यू कंपनी ऑल्सो. सेम बिजनेस यहां पर लिख लो, याद रहेगा. इसका मैं आपको दी बेस्ट एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने आपको 10 मिनट पहले बताया, एक बड़ा फेमस बैंक था ANZ ग्रिडलेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. दोनों बैंक मिले, दोनों बैंक मिलकर उन्होंने एक नया बैंक बना लिया. और वो जो नया बैंक बना वो बैंक ही बना. मतलब उन्होंने बैंक को नया बैंक ही बना दिया. बैंक को कोई दूसरी कंपनी का कोई दूसरा काम नहीं कर दिया उन्होंने. सो वो बेसिकली क्या है? वो मर्जर है. तो बिजनेस हैज टू बी सेम. बिजनेस में चेंज नहीं आना चाहिए. ये बात याद रखिएगा. And then we have R5. R5 क्या है बच्चा? All assets and liabilities of transferor company must be recorded at book values. Must be recorded in the book values after incorporating in the books of ट्रांसफरी कंपनी. होता क्या है भाई? सर इसका एग्जाम्पल, सपोज एक्स लिमिटेड था. एक्स के पास सपोज कोई एसेट था, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, जो एक्स की बुक्स में 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू पे थी. वाई के पास सपोज कर लो कोई मशीनरी थी, जो उनकी बुक्स में 1,50,000 की थी. कहते हैं जब आप इनको मिला के एक्स वाई बनाओगे ना, तो एक्स वाई की बुक्स में ऑब्वियसली वो एसेट इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, मतलब उनकी बुक्स में चले जाएंगे. क्योंकि जब मैं किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं तो उसके एसेट भी तो मेरे हैं. तो बोलता है भाई अगर तुम उसकी बुक्स में बिल्डिंग रिकॉर्ड करोगे तो बिल्डिंग भी तुम 1 लाख की रिकॉर्ड करना. अगर तुम उसकी बुक्स में मशीनरी रिकॉर्ड करोगे तो मशीनरी भी मेरे भाई तुम 1.5 लाख की रिकॉर्ड करना. कहने का मतलब जो पुराने एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू पुरानी किताबों में थी, वही तुम नई किताबों में करोगे, उसको चेंज नहीं करोगे.
एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा चेंज नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं अगर तुमने मर्जर पे लेकर आना है, मर्जर की डेफिनेशन को फुलफिल करना है, तो तुम चेंज नहीं करोगे। मेरी बात को समझिएगा जरा ध्यान से, ये रूल सिर्फ आपके पास चलते हैं मर्जर को प्रूफ करने के लिए। तो भाई अगर तो ये पांचों रूल, अगर मेरे दोस्त ये पांचों रूल तुम्हारे सेटिस्फाइड होते हैं तो मर्जर है। अगर ये पांचों रूल सेटिस्फाई नहीं होते या पांचों में से कोई एक भी डिससेटिस्फाइड होता है, अब आप नीचे एक लाइन लिख लो कि पांचों में से कोई एक भी डिससेटिस्फाइड होगा तो वो नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। तो अगर बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आपने ये बता दिया कि नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, मेरी बात समझिएगा, आपने ये बता दिया सर नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बट नेचर ऑफ परचेज को हम डिफाइन नहीं करते। हम नेचर ऑफ परचेज को क्या बोलते हैं, मेरी बात समझिएगा। सपोज कर लो अगर हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ परचेज, सो मैं क्या कर रहा हूं, नेचर ऑफ परचेज को मैं डिफाइन नहीं करूंगा। नेचर ऑफ परचेज को मैं क्या बोलूंगा बच्चा, अच्छी तरह मेरी बात समझिएगा। नेचर ऑफ परचेज क्या चीज है, इफ ड्यूरिंग अमालगमेशन, सिंपल सी बात करें, इफ ड्यूरिंग अमालगमेशन एनी वन ऑफ द पांडव, मतलब अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और कौन से थे, नकुल, सहदेव, जो पांच पांडव थे, एनी वन ऑफ द पांडव इज मिसिंग, एनी वन ऑफ द पांडव इज मिसिंग। आई होप बच्चों को थोड़ा महाभारत के बारे में पता होगा, वरना मैं अकेले ही लगा रहूंगा कि अर्जुन भीम कौन आ गए सर बीच में, ठीक है। इफ ड्यूरिंग अमालगमेशन एनी वन ऑफ द पांडव इज मिसिंग, देन इट इज amalgamation in nature of purchase। मतलब अगर मान लो कोई भी एक रूल भी डिससेटिस्फाइड हो गया, कोई एक रूल भी डिससेटिस्फाइड हो गया, तो वो अमेलगमेशन तो है बट वो नेचर ऑफ परचेज की मानी जाएगी, वो नेचर ऑफ मर्जर नहीं मानी जाएगी। तो नेचर ऑफ परचेज की इनफैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई एक पांडव भी उसमें से मिस हुआ, समझ लो भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स की कंडीशन 90% नहीं करी, उसने 80% कर ली, ठीक है, अमेलगमेशन है बट वो नेचर ऑफ परचेज है। अब देखो मर्जर के अपने एडवांटेज है, परचेज के अपने एडवांटेज है, तो बच्चे के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, क्योंकि मर्जर हैज हिज ओन एडवांटेजेस और परचेज के अपने एडवांटेजेस है, राइट। तो भाई अगर तो आप लोगों को पांच पांडव रूल क्लियर है, तो बच्चे फटाफट से लिख दे सर पांच पांडव रूल क्लियर, जल्दी से लिख दे बच्चा, पांच पांडव रूल क्लियर। जल्दी से बच्चा, मैं वेट कर रहा हूं, पांच पांडव रूल क्लियर। एंड आई होप बच्चों को फाइव पांडव का पता होगा। आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महाभारत, बिकॉज जो हमारा आजकल की करंट जनरेशन है उनका ये हाल है, उनको हमारी कंट्री के एपिक के बारे में पता ही नहीं होता। सो भाई पांच पांडव रूल क्लियर। अच्छा, लेट्स सी हु कैन नेम फाइव पांडव्स। मैंने अभी नाम भी लिए, देखो फटाफट से, गूगल पे सर्च मत करना, जल्दी से बच्चा जरा पांच पांडव के नाम बताना, देखे कौन बताता है पहले, जल्दी से मेरा बच्चा देखे जरा कौन सा बच्चा फाइव पांडव के नाम बताता है, जल्दी से, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब बड़ा कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ठीक है, इन ऑर्डर जरा बताना फाइव पांडव के नाम, जरा देखें कितने मेरे प्यारे बच्चे को पता है, एपिक जो हमारी कंट्री की है इतनी बड़ी। यस, वेरी गुड टिशा, वेरी गुड, सबसे पहले टिशा का आंसर आया, वेरी गुड। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यस, दिस इज द ऑर्डर, गुड। भाटिया साहब को भी पता है, ठीक है, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। चलो एटलीस्ट बच्चों को पता है, वरना मैं कई बार पांच पांडव करता रहता हूं, बच्चे कहते सर पांडव कौन है। ओके,
कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सर, पांडु सुना था बट पांडव है कौन ये बताओ। अच्छा भाई, अब मुद्दा आता है कि इन दोनों के केस में अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या आता है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक सुंदर सा टेबल बनाएंगे, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा टेबल, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अगर आपने करनी है, ठीक है, ऑफ अमेलगमेशन को, तो आपको अमेलगमेशन की अकाउंटिंग करने के पहले आपको इनकी अकाउंटिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर तो बच्चा मर्जर है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, और अगर मेरे भाई परचेज है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो हम क्या करेंगे सर, देखो मुन्ना, हम क्या करेंगे, हम एक सुंदर सा टेबल बनाएंगे, और ये टेबल बच्चा खा जाना अच्छे तरीके से। बार बार कह रहा हूं भाई, ये टेबल खा जाना, क्योंकि ये टेबल जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो आपने अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन को दो तरीके से करना होता है। एक हमारे पास होता है मेरे भाई मर्जर, और एक हमारे पास होता है परचेज। सो अब आपने मर्जर की अकाउंटिंग कैसे करनी है और परचेज की अकाउंटिंग कैसे करनी है, आपको ये समझना है। ठीक है, एक हमारे पास होगा मर्जर और एक हमारे पास होगा परचेज। तो भाई अब मर्जर की अकाउंटिंग कैसे करनी है और परचेज की अकाउंटिंग कैसे करनी है, अपने को ये समझना है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बच्चा मर्जर के केस में। इसमें हम लोग को क्या फॉलो करना चाहिए, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मस्ट बी फॉलोड। सर, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या होता है, चिंता मत करो बेटा, सब बताऊंगा। याद रखना, अकाउंटिंग करते वक्त दो मेथड होंगे, एक होगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और इसमें क्या है, एक होगा परचेज मेथड। परचेज मेथड मस्ट बी फॉलोड। मस्ट बी फॉलोड का मतलब हो गया भाई, तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रहा कि दोनों में से जो मर्जी कर लो, तुमने करना ही यही है। भाई तुमने करना ही यही है। अगर अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर होगा बेटा, तो तुम्हें सब में नहीं बोला होगा, तुमने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ही लगाना है। अगर तुम्हें लाइक वहां पर अमेलगमेशन नेचर ऑफ परचेज होगा, तो तुम्हें सब में नहीं बोला होगा, तुमने परचेज मेथड ही लगाना है। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेटा दोनों मेथड का डिफरेंस साथ साथ बताऊंगा। आप लिखिए पॉइंट नंबर 2। मर्जर में क्या होता है, वी ट्रांसफर ऑल assets and liabilities। ठीक है, टू परचेजिंग कंपनी। मतलब हम क्या करते हैं भाई, परचेजिंग कंपनी को सारे एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी किताब के ट्रांसफर कर देते हैं। याद रखना, मर्जर का रूल ही यही है। अगर आप मर्जर का रूल चेक करोगे, तो जो पहला पांडव रूल था उसमें था ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बट इस केस में याद रखना, परचेज में जरूरी नहीं है। परचेज में क्या होता है, कई बार जो पुरानी कंपनी होती कहती चलो ठीक है, आपने ये फलाना एसेट नहीं लेना, मत लो, हम बेच देंगे खुद इसको। जो पुरानी कंपनी होती है कई बार कहती है भाई तुम एक काम करो, पुराना एसेट नहीं लेना, मत लो, हम इसको बेच देंगे। तो याद रखना, वी नीड नॉट ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बच्चे याद रखेंगे बेटा, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो, इट इज नॉट नेसेसरी। उसके बाद पॉइंट टू बी कंटिन्यूड।
ये जो सांप है भाई ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ओके, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स holding 90% equity shares in vendor company। अब आगे से लिखूंगा वी कंपनी मतलब वेंडर कंपनी, पी कंपनी मतलब परचेजिंग कंपनी। becomes shareholders of purchasing company। तो वही कहानी होगी बच्चा कि भाई जो सामने वाली कंपनी है उसके कम से कम 90% तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाएं। बट इस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स need not become इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन से बेटा, वेंडर कंपनी के, नीड नॉट बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो जरूरी नहीं है बेटा कि वेंडर कंपनी के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो आपके परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बने ही बने, तो ऐसा कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। फिर इसमें आता है फोर्थ पॉइंट, वो क्या, परचेज कंसिडरेशन। आगे से मैंने क्या कहा था बेटा, मैं हर जगह पीसी पीसी वर्ड यूज करूंगा। परचेज कंसिडरेशन must be discharged in equity shares except cash for fractional shares, except cash for fractional shares। क्या मतलब भाई कि परचेज कंसिडरेशन जो होती है वो इक्विटी शेयर में डिस्चार्ज होना जरूरी है, सिर्फ जो कैश होता है वो फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए डिस्चार्ज होता है। बट अगर हम फोर्थ पॉइंट पढ़े यहां पर तो कहता है भाई परचेज कंसिडरेशन नीड नॉट बी डिस्चार्ज होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब यहां पर परचेज कंसिडरेशन प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर में भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। जनरली थोड़ा डिवेंचर में कम ही होता है, तो मतलब यहां पर ये होता है कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह में भी आप डिस्चार्ज कर सकते हो, ये बात याद रखिएगा। ज्यादातर आपके पास जो डिस्चार्ज होता है बच्चा वो शेयर्स के फॉर्म में ही होता है, बिकॉज डिवेंचर में थोड़ा सा डिस्चार्ज कम होता है। फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं कर सकते, ऐसा सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए पहले देखते हैं भाई, ये 4 पॉइंट्स क्लियर है, फिर मैं आगे चलता हूं। बेटा ये 4 पॉइंट्स क्लियर है सारे बच्चों को, जल्दी से बताइए बेटा 4 पॉइंट्स क्लियर है, दोनों के डिफरेंस के 4 पॉइंट्स लिखिए। 4 क्लियर, 4 क्लियर मतलब हो गया दोनों के डिफरेंस के 4 पॉइंट्स क्लियर है। जल्दी से बच्चा पहले मेंशन कर दे, ये ना हो मैं अकेला लिखता जाऊं और पता लगे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। 4 क्लियर का मतलब हो गया 4 पॉइंट्स क्लियर। बेटा आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आपको अमालगमेशन ऐसे करा दूंगा कि अगर आप मेरी खाली क्लास में बैठ जाओगे ना तो आपको दोबारा घर पे रिवाइज नहीं करना पड़ेगा।
आपसे एक चीज का वादा है बच्चा कि अमालगमेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ऐसे करा दूंगा कि आप लोग सिर्फ क्लास में बैठ जाओ तो आपको हो सकता है घर पे इसकी थ्योरी वगैरह दोबारा से रिवाइज ना करनी पड़े। और ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है मेरे भाई, ये सारा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, ये बात याद रखना। ओके, दैट्स ग्रेट। फिर हम बात करते सेम बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी is intended to be carried on by purchasing company। ऑब्वियसली यार, मैंने आपको इसकी कंडीशन लिखवाई थी कि सेम बिजनेस होना चाहिए, बट इसमें बिजनेस ऑफ परचेजिंग कंपनी need not be same as vendor company after amalgamation। तो याद रखो यहां पर सेम बिजनेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सपोज कर लो एक कंपनी ने टेक ओवर कर लिया खाली ब्रांड नेम। अब आप सोचोगे सर कंपनी टेक ओवर क्यों करेगी? बेटा कई बार क्या होता है, ब्रांड नेम के लिए हम टेक ओवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो भाई, अब एक कंपनी है भाई जियो लिमिटेड, मान लो उन्होंने स्नैपडील को टेक ओवर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो। बोलते यार स्नैपडील से क्या करवाना हम लोगों ने? कुछ नहीं यार, क्या कराएंगे स्नैपडील से? बोलता हम लोग एक काम कराएंगे भाई, स्नैपडील से क्या करा लेंगे? वो बोलेंगे एक काम करते हैं, उनको टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में डाल देते हैं। नाम उसी का यूज होता है, उसके ब्रांड को यूज करते हैं, बिजनेस कुछ और शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है। यस इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। याद रखिएगा, ऐसा क्यों किया जाता है? जस्ट टू यूज द सेम ब्रांड नेम, राइट? ओके, नेक्स्ट, assets and liabilities of vendor company are recorded at their existing carrying amounts। existing carrying amounts का मतलब होता है बुक वैल्यूज। assets and liabilities of vendor company are recorded at their existing carrying amounts or book values in the books of परचेजिंग कंपनी। मतलब परचेजिंग कंपनी जो है अपनी बुक्स में उनके कैरिंग अमाउंट्स पे ही रिकॉर्ड करती है। बट यहां पर याद रखना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी मे बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यूज और फेयर वैल्यूज, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यूज और फेयर वैल्यूज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो भाई ये याद रखना, जो वेंडर कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं वो यहां पर बुक वैल्यूज पे भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, या मेरे दोस्त याद रखना इट कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यूज। फेयर वैल्यूज का मतलब होता है मार्केट वैल्यू पे।
इसमें थोड़े चेंजेस आते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, बुक वैल्यू पे भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। तो जैसे ही अगर आप किसी और वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं वो नेचर ऑफ परचेज बन जाता है, ये बात याद रखनी है। तो आप इसको बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू एज द केस में भी किसी पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। राइट, इट कैन बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यूज और एनी अदर थिंग। अच्छा, अब इसमें 7th पॉइंट सुनिएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बच्चा अपने को आना चाहिए। 7th पॉइंट सुनना बच्चा। 7th पॉइंट क्या बोलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑल रिजर्व्स आर टेकन ओवर from vendor company by purchasing company in the same form and recorded at their existing carrying amounts। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है भाई, मार्क कर लेना भाई, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझिएगा। मैं कहना यह चाहता हूं दोस्त कि जब आपका मर्जर होता है तो जो रिजर्व एज इट इज वेंडर कंपनी की बुक्स में होते हैं, रिजर्व्स पीएल के बैलेंसेस, वो हम सारे उठा लेते हैं और सेम फॉर्म में सेम वैल्यूज में हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो परचेजिंग कंपनी उसके ना वैल्यूज को चेंज करती है, ना उनको कोई वहां पर उनको ये करती कि ये रिजर्व लेना है ये रिजर्व नहीं लेना, सारे रिजर्व्स आर टेकन ओवर। तो याद रखना, मर्जर के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ऑल रिजर्व्स हमारे, ऑल रिजर्व हमारे, ऑल रिजर्व हमारे, ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर क्या होता है, ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, only statutory reserves are taken by purchasing company and other reserves are not recorded at all। तो भाई बड़ी आवश्यक सूचना कि परचेजिंग कंपनी सिर्फ कंपलसरी रिजर्व जो आपको बनाने पड़ते हैं स्टैट्यूटरी नेचर के, दैट मीन समथिंग विच इज कंपलसरी बाय लॉ, जो आपको लॉ बोलता है कि भाई ये रिजर्व्स को हम लोगों को टेक ओवर करना है, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स परचेजिंग कंपनी टेक ओवर करती है और बाकी रिजर्व्स को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बाकी रिजर्व्स को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो बेटा याद रखना, सिर्फ कंपलसरी नेचर के रिजर्व्स टेक ओवर किए जाते हैं, बाकी रिजर्व्स टेक ओवर नहीं किए जाते, ठीक है। इस केस में आपको एक चीज और बता दूं कि आपके पास एंट्री क्या पास होगी, एंट्री, इस केस में एक स्पेशल एंट्री पास होती है, मैं थोड़ा बच्चों को बता देता हूं। इसमें फिर क्या करती है, जो परचेजिंग कंपनी होती है ना, एक अकाउंट खोलती है, उसे कहते हैं अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है जिसे कहते हैं अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू ऑल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। तो हम उनके रिजर्व्स को टेकर ओवर करने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं। ये किसकी बुक्स में एंट्री पास की जाती है, आपको बता देता हूं भाई, ये परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री पास होती है। दिस एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो ये परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री पास होती है कि हमने उनकी बुक्स में स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स खाली टेक ओवर करने। अब एक सवाल उठेगा आपके मन में कि सर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो बच्चा मैं इसके बारे में बताऊंगा, बट मैं फिर भी आपको
थोड़ा सा एग्जाम्पल यहां पे दे देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ये कौन से होते हैं। जैसे सपोज कर लो आपके पास कई बार बना होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये कौन सा होता है बच्चा? भाई इन्वेस्टमेंट का कल को रेट वगैरह चेंज होता है, उसके लिए सरकार कहती है भाई रिजर्व बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए होता है भाई कंपनी की डेवलपमेंट के लिए रिजर्व बनाना है, तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। ये क्या होता है? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। ये थोड़े से आपके एग्जांपल है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के। सो बच्चा ये कुछ आपके ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम कहते हैं, जो सरकार ने बोला होता है बेटा ये रिजर्व बनाने ही बनाने हैं, ये रिजर्व बनाने ही बनाने हैं। याद रखना इन्हें हम कहते हैं रिजर्व्स ऑफ स्टैट्यूटरी नेचर। तो ऐसे रिजर्व्स को खाली हम टेक ओवर कर सकते हैं इन द केस ऑफ परचेज। मतलब परचेजिंग कंपनी कैन नॉट टेक ओवर अदर रिजर्व्स। अदर रिजर्व्स इन द नेचर ऑफ परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। बट अगर मर्जर है तो तुम्हारे सारे रिजर्व्स हमारे। याद रखना। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ नाइन। बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे डिफरेंसेस, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे डिफरेंसेस। अब आप आ जाइए आठवें पॉइंट पे। एट पॉइंट क्या बोलता है समझना बच्चा। एट पॉइंट बोलता क्या है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट should be aggregated। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लिख लेना, यहां लिख लेना वेंडर कंपनी का। यहां पर लिख लेना बच्चा वेंडर कंपनी का। बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट ऑफ वेंडर कंपनी का शुड बी एग्रीगेटेड विद बैलेंस ऑफ परचेजिंग कंपनी, दैट इज both vendor company and purchasing company PL balances are added in the books of purchasing company। मतलब अब जैसे पीएल का बैलेंसेस गिवन है, मान लो पीएल का बैलेंस गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, हम सारे रिजर्व टेक ओवर कर रहे हैं तो पीएल भी हमारा। तो जो तुम्हारे पीएल में बैलेंस होगा वो हम लोग एज इट इज अपनी बुक्स में टेक ओवर करके ऐड कर देंगे। तो मतलब मर्जर अगर आप देखोगे तो ज्यादा सिंपल है, मर्जर में पंगे नहीं है। मर्जर में क्या है? तुम्हारा सब कुछ हमारा। मर्जर में क्या है? तुम्हारा सब कुछ हमारा। राइट। सो ये बात याद रखना। तो अगर वहां पर जो तुम्हारे पीएल के बैलेंसेस हैं, तुम्हारे जो पीएल के बैलेंसेस हैं वो भी हमने सारे टेक ओवर कर दिए। लो भाई। बट इस केस में अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पीएल ऑफ वेंडर कंपनी loses its identity, loses its identity and not recorded at all in the books of purchasing company। तो यहां पर मेरे भाई परचेजिंग कंपनी की किताब में हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो ये बात याद रखना बच्चा, परचेजिंग कंपनी की किताब में हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना, क्योंकि जो पीएल का बैलेंस होगा वो वेंडर कंपनी का ऑटोमेटिकली अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देता है। सो उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं करना। right? So PL balances loses its identity and it is not recorded at all। I repeat, याद रखना बच्चा, it loses its identity and it is not recorded at all। Okay।
Next, the last and the most important point, the ninth point. वो क्या बोलता है, सुनिएगा. Excess of purchase consideration over the share capital of vendor company is transferred to reserves account and excess of share capital over purchase consideration is also transferred to रिजर्व अकाउंट. सर क्या मतलब? मतलब यहां पर सब कुछ रिजर्व है, सब कुछ रिजर्व है, सब कुछ रिजर्व है. ये बात याद रखिएगा. मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो सपोज कर लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल सी बात करो, कि मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूं. सपोज कर लो कि परचेस कंसिडरेशन मतलब जो मैंने आपसे अमाउंट सेटल करा, मैंने कहा भाई तुम्हारी कंपनी को मैं 2 लाख में परचेज करूंगा, बट जो तुम्हारी शेयर कैपिटल है, जो तुम्हारी शेयर कैपिटल है वो सारी 1.5 लाख की है. मैं तुम्हें 50,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मैं तुम्हें 50,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मैं तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं. तो बोलता है उस केस में हम सारे बैलेंस को रिजर्व में ही डालेंगे. बट अगर सपोज कर लो कल को परचेस कंसिडरेशन कम है और तुम्हारी शेयर कैपिटल ज्यादा है, तब भी हम बैलेंस को रिजर्व में ही डालेंगे. मैं ये कहना चाहता हूं, तब भी हम बैलेंस को रिजर्व में ही डालेंगे. सिंपल रिजर्व्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, इसकी एंट्री मैं आपको समझाऊंगा. सो याद रखना, अगर परचेस कंसिडरेशन शेयर कैपिटल से ज्यादा है तो भी बैलेंस रिजर्व में जाएगा, कम है तो भी बैलेंस रिजर्व में जाएगा. तो आप देखोगे मर्जर में तो पॉइंट ही कुछ नहीं है, मर्जर तो और उल्टा सिंपल हो गया. तो मर्जर इज मोर अ सिंपल प्रोसेस. बट यही बात जब मैं यहां पे करता हूं, 9th पॉइंट, इसमें सिंपल सी बात याद रखिएगा. अगर परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है और शेयर कैपिटल कम है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी कंपनी को 1 लाख रुपए में खरीद रहा हूं और तुम्हारी कंपनी का शेयर कैपिटल सारा 70,000 है, मैं तुम्हें 30,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूं. वो 30,000 एक्स्ट्रा जाता है गुडविल में. आई एम पेइंग यू 30,000 एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द गुडविल. I'm paying you 30,000 extra because of the goodwill. याद रखो, because of the goodwill factor. But कभी कभार ऐसा होता है कि परचेस कंसिडरेशन आपकी कम होती है, मतलब मैं आपकी कंपनी को परचेज कर रहा हूं बट आपकी शेयर कैपिटल ज्यादा है. ऐसा होता है. सपोज एक कंपनी के हालात खराब है, आप उसको परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप उसको 1 लाख रुपए दे रहे हो, जबकि कंपनी की शेयर कैपिटल 1,20,000 है. तो यहां पर 20,000 आप उसे कम दे रहे हो, डेफिसिट दे रहे हो. तो ये बैलेंस चला जाता है कैपिटल रिजर्व के अंदर. इसे क्या बोलते हैं? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व. सो बच्चे ये बात याद रखना कि अगर तो मर्जर के केस में ये डिफरेंस आए तो वो रिजर्व में ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए. पर अगर सपोज कर लो परचेज के केस में डिफरेंस आता है तो वो जाता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व में. दैट डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड आइदर टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व. सो बच्चा ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ मर्जर, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेरी केयरफुली. और ये जो 9 पॉइंट्स हैं ये आपके चैप्टर की जान है. याद रखना मेरे दोस्त, ये 9 पॉइंट्स आपके चैप्टर की जान है. क्या है चैप्टर की जान? इसको अच्छी तरह से खा जाना है. अभी सवाल उठता है सर फर्स्ट डे में इतना करें. यस मेरे बच्चा, फर्स्ट डे में इतना ही करो. ये इसका बेसिक थ्योरी पार्ट है जो आपके पास अमालगमेशन के अंदर आता है. इससे ज्यादा मत करो फर्स्ट डे में.
ठीक है, तो एक बार हम एक काम करते हैं, जाने के पहले एक रैपिड ओवरव्यू मार ही लेते हैं फटाफट से, ताकि घर पे बैठ के अपने को रिवीजन का टेंशन ना हो। तो हमने क्या क्या सीखा मेरे भाई? लो भाई, हमने क्या क्या सीखा, फटाफट से सुन लो बच्चा, एक रैपिड ओवरव्यू। हमने सीखा बच्चा, अमेलगमेशन जो होती है वो तीन टाइप्स में पहले जाती है। आपके पास तीन टर्म्स यहाँ पे यूज होती है, एक होती है हमारे पास अमेलगमेशन, एक होती है एब्जॉर्प्शन, एक होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमेलगमेशन क्या होती है? जब दो कंपनीज मिलती है और एक नई कंपनी फॉर्म होती है, उसे अमेलगमेशन कहते हैं। अब्जॉर्प्शन क्या होती है? जब एक सपोज बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर करती है, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? जब एक पुरानी कंपनी बंद होके उसी बंदों के साथ नई कंपनी क्रिएट हो जाती है, जस्ट बाय चेंजिंग नेम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो फिर हमने इनकी डेफिनेशन कर ली थी। डेफिनेशन करने के बाद हमने सीखा भाई, अमालगमेशन दो तरह का होता है बेनली, मर्जर एंड परचेज। मर्जर के लिए हमें पांच कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, पांचों की पांचों। पहली कंडीशन क्या थी? कि एसेट और लायबिलिटी वेंडर कंपनी के हम सारे के सारे टेक ओवर करेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। दूसरा क्या था हमारे पास? कि उनके कम से कम 90% इक्विटी शेयर्स हमारी कंपनी में आने के लिए तैयार हों, कम से कम 90% इक्विटी शेयर्स हमारी कंपनी में आने के लिए तैयार हों। और याद रखना, इसमें क्या था? परचेज कंसिडरेशन अगर पे करनी है तो इक्विटी शेयर्स में ही पे करनी है, बट परचेज कंसिडरेशन कभी कभार कैश में हो सकती है अगर नंबर ऑफ शेयर्स फ्रैक्शंस में आए तो। परचेज कंसिडरेशन कभी कभार कैश में हो सकती है अगर नंबर ऑफ शेयर्स फ्रैक्शंस में आए तो। और दूसरी बात अपने पास, चौथी बात क्या थी? कि अपना जो बिजनेस है वो सेम रखना है, मतलब आफ्टर अमालगमेशन द बिजनेस हैज टू बी कंटिन्यूड इन द सेम मैनर। एंड पांचवी बात क्या थी? कि हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को विदाउट एडजस्टमेंट्स बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर ये पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो मर्जर है, अगर पांचों में से कोई एक भी डिससेटिस्फाइड होती है तो वो परचेज है। फिर हमने इनकी अकाउंटिंग करते वक्त इन 9 बातों का ख्याल रखना है। 9 बातें याद रखना, 9 बातें, इसको मैं आगे से बोलूंगा नाइन कैट्स रूल। क्या बोलेंगे? अपना नाम रख दिया एक, नाइन कैट्स रूल। नाइन कैट्स रूल मतलब जैसे कहते हैं ना भाई, बिल्ली के 9 जन्म होते हैं, अगर आपने सुना होगा तो कहते हैं भाई नाइन कैट्स रूल, इसका नाम डाल दिया। सर ऐसा कोई रूल अकाउंट्स में होता? नहीं बच्चा, नाम नहीं होता, सिर्फ याद रहेगा। अब जैसे आपको बोलूंगा पांच पांडव रूल, तो आपको याद आ जाएगा कौन सा रूल। अगर मैं बोलूंगा नौ नाइन कैट्स रूल, ये नाम मैंने दिया बेटा, ये याद रखना। ये नाम आपको कहीं मिलेगा नहीं, किताबों में ढूंढने बैठ जाना। ये नाम सिर्फ मैं दे देता हूँ ताकि ये चीजें लर्न हो जाए। नाइन कैट्स रूल, बिकॉज सारा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। तो अब यहाँ पर क्या है? मर्जर में आप फॉलो करोगे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, परचेज में फॉलो करोगे परचेज मेथड, याद रखना। मर्जर में फॉलो करोगे आप वहां पर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, परचेज में फॉलो करोगे परचेज मेथड। फिर आप क्या करोगे? आप सेकंड में सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करोगे, आप उसमें एसेट लायबिलिटी सारे ट्रांसफर नहीं करोगे। इसमें 90% की कंडीशन होना जरूरी है, उसमें जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? कि इसमें इक्विटी शेयर में डिस्चार्ज करना जरूरी है, अगले में नहीं है। फिर बिजनेस का सेम होना जरूरी है, उसमें नहीं है। एसेट लायबिलिटी को हम यहाँ बुक वैल्यूज पर रिकॉर्ड करते हैं मर्जर के केस में, बट परचेज के केस में ऐसा जरूरी नहीं है, उसको हम फेयर वैल्यूज पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें हम सारे रिजर्व्स को टेक ओवर करते हैं, बट इसमें हम सिर्फ मर्जर में सारे रिजर्व्स, बट परचेज कंपनी में सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को टेक ओवर करते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को टेक ओवर करते हैं। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि जो हमारे पास पीएल होता है, हम मर्जर के केस में वेंडर कंपनी का पीएल उठा के भी अपनी बुक्स में ले आते हैं, बट परचेज के केस में हम ऐसा नहीं करते हैं। याद रखना, परचेज के केस में कोई पीएल वगैरह नहीं रिकॉर्ड किया जाता। और इस केस में अगर परचेज कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल का डिफरेंस आता है मर्जर के केस में, उसको हम रिजर्व्स में डालते हैं। बट अगर आप देखोगे हमारे पास डिफरेंस यहां पर आता है, हम कहते हैं डिफरेंस को अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो गुडविल, अगर कम है तो कैपिटल रिजर्व में डालो। राइट, सो ये था हमारा नाइन कैट्स रूल। तो अगर बेटा आपको सारा नाइन कैट्स रूल क्लियर है तो लिखिए नाइन कैट्स क्लियर। नाइन कैट्स क्लियर, फटाफट से मेंशन कर दो नाइन कैट्स क्लियर, दैट मींस ऑल द नाइन रूल्स आर क्लियर। जल्दी से प्लीज मेंशन कर दीजिए नाइन कैट्स क्लियर। जल्दी से बच्चा प्लीज स्पेसिफाई करें नाइन कैट्स क्लियर। ओके,
दैट्स ग्रेट, वेरी गुड बच्चा। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको रिवाइज करना है। ठीक है, अगर रिवाइज नहीं भी करोगे, आई थिंक आपको अब तक लर्न हो चुका होगा, बिकॉज मैंने इसको एक बार आपको रिवाइज क्लास में ही करा दिया है। तो सारे बच्चे बस अच्छी तरह सुन लीजिएगा, और इसको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, एंड वील मीट विद द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और उसमें हम इसका आगे फिर अगला टॉपिक करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू बच्चा, इतना आज के लिए बहुत है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।